चलिए बच्चे, आगे टॉपिक है हमारा राइट्स ऑफ मेंबर्स, यानी कि जो भी हमारी कंपनी के मेंबर्स बने हैं इनके कुछ अधिकार होते हैं, इनके कुछ दायित्व होते हैं। किस तरह ये कंपनी के सदस्य बन के कंपनी के लिए डिसीजन लेने के लिए उत्तरदायी हैं। कंपनी के वाइंडिंग अप के केस में इनको किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। कौन से ऐसे अधिकार हैं जिनको मेंबर्स इंडिविजुअली यूज़ कर सकते हैं, कौन से ऐसे अधिकार हैं जिनको वो एक सदस्य अकेला यूज़ नहीं कर सकता बल्कि सबको मिल के यूज़ करना है। कुछ अधिकार वैधानिक रूप से दिए गए होते हैं, कुछ कानूनी रूप से दिए गए अधिकार हैं। अब वन बाय वन हम इन राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके बुक में जैसा कि गिवन है कि जब भी कोई पर्सन कंपनी का मेंबर बनता है या शेयर्स लेता है तो शेयर्स लेने के साथ वो कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक अनुबंध करता है। उसके बाद अगर वो पर्सन सिर्फ शेयर होल्डर होने के साथ साथ अगर रिटर्न में अपनी कंसेंट देता है तो वो कंपनी का मेंबर भी बन जाता है। फिर वो पर्सन शेयर होल्डर और मेंबर दोनों कहलाएगा। उसके बाद है स्टैट्यूटरी राइट्स, यानी कि वैधानिक अधिकार। ऐसे राइट्स जो कंपनीज एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी मेंबर को मिलते हैं वो हमारे वैधानिक अधिकार कहलाते हैं, जो कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग गिवन है। कोई भी कंपनी अपने मेंबर को इन अधिकारों का प्रयोग करने से नहीं रोक सकती। आपने अपने मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में चाहे कुछ भी लिखा है मेंबर्स के लिए, लेकिन अगर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कोई वैधानिक अधिकार दिए गए हैं तो कंपनी उसके लिए मना नहीं कर सकती। कंपनी के मेंबर्स कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग दिए गए सभी रूल्स को फॉलो करते हुए अपने अधिकारों का अच्छे से प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपके पास जो राइट्स आते हैं वो अलग अलग टाइप के राइट्स हैं, अलग अलग अधिकार है। सबसे पहले आपके पास इंडिविजुअल राइट्स ऑफ मेंबर्स, यानी कि ऐसे अधिकार जो किसी मेंबर को कंपनी के अंदर मिलते हैं जब वो मेंबर बन जाता है, और वो मेंबर अकेले अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। इसके लिए उसे दूसरे सदस्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करने के लिए बच्चे ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर आपको पता है, दो पर्सन है, ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी। ट्रांसफरर यानी कि जो मेंबर है वो पर्सन अपनी मर्जी से अपने शेयर्स किसी को भी दे सकता है, किसी दूसरे की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, हर मेंबर को अधिकार है कि वो कंपनी के रजिस्टर, इंडेक्स, कंपनी की रिटर्न्स या किसी भी चीज़ की वो कॉपी मांग सकता है कंपनी से, ये उसका अधिकार है। तीसरा, राइट टू ऑब्टेन कॉपीज़, यानी कि अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर बना रही है, कोई भी रिटर्न फाइल कर रही है, कोई भी डॉक्यूमेंट है कंपनी का या कंपनी की कोई मीटिंग हुई है उसका कोई भी मेंबर प्रूफ मांगना चाहता है तो ऐसी रिपोर्ट लेने का अधिकार उस मेंबर को है। और अगर मीटिंग स्टार्ट हो रही है तो मीटिंग के लिए हमने पढ़ा था कि नोटिस इशू करते हैं। जैसे मेंबर को, किसी व्यक्ति को अगर मेंबर बनाना है तो उसको भी हम नोटिस इशू कर रहे थे। सेम केस, अगर कोई पर्सन नोटिस मांगता है किसी मीटिंग का तो उसके पास अधिकार है कि कंपनी की मीटिंग स्टार्ट होने से 21 दिन पहले वो उसकी कॉपी मांग सकता है। उसके बाद राइट ऑफ प्रीएम्पशन, यानी कि पहले प्राप्त करने का अधिकार। अगर कोई कंपनी फ्रेश शेयर्स इशू करना चाहती है, जिनको हमने राइट शेयर्स बोला था, अगर कोई कंपनी फ्रेश शेयर्स इशू करना चाहती है सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से या एग्जिस्टिंग मेंबर से पूछा जाता है क्या आप कंपनी के शेयर्स लेने में इंटरेस्टेड हैं। अगर उनसे पहले पूछा जा रहा है और वो ले लेते हैं तो उन शेयर्स को हम कहते थे राइट शेयर्स। उसके बाद मीटिंग से संबंधित अधिकार उनको होता है। जैसे हर मेंबर को अधिकार है कि वो कंपनी की मीटिंग अटेंड कर सकता है, उस मीटिंग के लिए नोटिस रिसीव कर सकता है, वोट डाल सकता है, कोई प्रस्ताव को देने के लिए यानी रेजोल्यूशन को रखने के लिए उसके पास अधिकार होता है। हर मेंबर के पास अधिकार है कि वो मीटिंग में ये कह सकता है कि मुझे यहाँ पे ये इशू है, इस चीज़ को इस प्रस्ताव से हम क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद ऑडिटर अपॉइंट करना है तो उसके लिए नामांकन कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकता है मेंबर। कंपनी खुद से ऑडिटर अपॉइंट नहीं करती, लेकिन कंपनी के मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन ज़रूर दे सकती है कि उन्हें ऑडिटर की रिक्वायरमेंट है, तो ऑडिटर का नाम देने के लिए मेंबर के पास अधिकार होते हैं। बच्चे यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आगे कर रहे हैं। लिक्विडेटर अपॉइंट करने का अधिकार। अगर किसी कंपनी का समापन हो रहा है तो कंपनी के क्रेडिटर्स कहते हैं कि कंपनी को बंद कर दो, हमें हमारा पैसा दे दो। क्रेडिटर्स बच्चे, कल मैंने आपको दो टाइप के क्रेडिटर्स बताए थे, जल्दी से बताओ। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग दोनों बताओ कौन से थे? शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक। एक एक करके बोलो बच्चे। शॉर्ट टर्म 1 साल से कम के होते हैं और लॉन्ग टर्म 1 साल से ज्यादा के। जैसे
जैसे अगर हम कोई उधार लेते हैं बैंक से तो वो लॉन्ग टर्म होगा। हाँ। और अगर हम वैसे लेते हैं किसी पर्सन से वो शॉर्ट टर्म होगा। हाँ बिल्कुल। तो अगर लिक्विडेटर अपॉइंट करना है, कंपनी का वाउंड अप हो रहा है, तो ये वाली एप्लीकेशन कौन से क्रेडिटर्स देंगे? लॉन्ग टर्म वाले। अगर कोई भी आउटसाइडर, कोई भी क्रेडिटर जिससे कंपनी ने लोन लिया हुआ है, वो कंपनी के वाउंड अप के लिए बोलते हैं, तो मेंबर के पास अधिकार है कि वो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट करने के लिए अपील कर सकते हैं। उसके बाद एनसीएलटी में फिर से अपील कर सकते हैं। जैसे अगर किसी कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट को इशू नहीं किए, जैसे किसी मेंबर को मेंबर तो बना लिया, उसने शेयर्स भी ले लिए, लेकिन उसको शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया, या फिर उसके ऊपर टाइम लिखा होता कि इतने टाइम के बाद हम रिन्यू कर देंगे, कंपनी ने रिन्यू नहीं किया, कंपनी ने आर्टिकल्स में कोई चेंज किए करके किसी बंदे को, किसी पर्सन को ज़बरदस्ती मेंबर बना लिया है। अगर कंपनी के कोई भी मेंबर अपने अधिकारों का गलत प्रयोग कर रहा है, तो कोई भी मेंबर इस तरह की सारी प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट एनसीएलटी में कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? यस। ये थे वो अधिकार जो कोई मेंबर अलग से यानी कि अकेला यूज़ कर सकता है। दूसरे हमारे पास आते हैं कलेक्टिव राइट्स, यानी कि सामूहिक अधिकार। ऐसे अधिकार जो सदस्य मिलके जिनको प्रयोग करते हैं वो हमारे कलेक्टिव हैं। दो तरह के हो सकते हैं, ऐसे जो कि सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि जैसे 5-7 मेंबर्स ने मिलके कोई प्रस्ताव रख दिया हो, अपने अधिकारों का प्रयोग करें, या फिर बहुत ज़्यादा मेंबर्स की सहमति की ज़रूरत है, वो है आपका मेजॉरिटी, डेफिनेट मेजॉरिटी। बहुत ज़्यादा वाला, अगर आपको कोई अधिकार का प्रयोग करना है, बहुत बड़ा चेंज करना चाहते हो, तो बहुत सारे मेंबर्स की सहमति चाहिए। कोई छोटा चेंज करना चाहते हो तो आपको थोड़े से मेंबर्स की सहमति भी सफिशिएंट है। लेकिन कोई अकेला मेंबर इस तरह से वो काम नहीं कर सकता जिससे कंपनी में बहुत बड़ा चेंज होता हो। फर्स्ट हमारे पास आता है सिंपल मेजॉरिटी वाले। कुछ अधिकार जिनका हम कोई मेंबर प्रयोग करता है लेकिन वो अकेला नहीं कर सकता, जैसे कंपनी में कोई साधारण प्रस्ताव पास कराना है तो कंपनी के कुछ मेंबर्स मिलके ऐसे प्रस्ताव को पास करा सकते हैं। जैसे कंपनी की शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ करना है, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स है, ऑडिटर के लिए नामांकन तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा अपॉइंटर्स अपॉइंट करना चाहते हो तो एक मेंबर सिर्फ नाम दे सकता है, लेकिन अगर आप अपॉइंटमेंट करना चाहते हो तो कुछ मेंबर्स मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने कंपनी के मेमोरेंडम में कोई चेंज करना है, आर्टिकल में चेंज करना है, कंपनी के शेयर कैपिटल को रीऑर्गेनाइज करना चाहते हो, किसी कंपनी का वाइंड अप करना है, या फिर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, तो ये कंपनी के मेजर डिसीजंस हैं। ऐसे डिसीजंस को लेने के लिए कंपनी को बहुत सारे मेंबर्स की सहमति की आवश्यकता होती है। अगर बहुत सारे मेंबर्स एग्री नहीं करते तो आप इस तरह के चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। तीसरा आता है हमारे पास राइट्स ऑफ माइनॉरिटी मेंबर्स। माइनॉरिटी मेंबर्स यानी कि थोड़े से मेंबर्स या फिर वो मेंबर्स जिनके पास अंशों की संख्या कम है। जैसे कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स जिन्होंने 10, 20, 50, हमने ये वाले शेयर्स की नॉमिनेशन अब तक की हुई है। अगर कंपनी के जितने भी रुपीज़ वाले शेयर्स हैं, कुछ शेयर होल्डर्स ने बहुत ज़्यादा शेयर्स लिए हुए हैं, लेकिन कुछ अंशधारी या कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने थोड़े से शेयर्स लिए हुए हैं, बट शेयर्स तो उनके पास भी हैं। तो ज़्यादा वाले शेयर होल्डर कम वाले शेयर होल्डर को, कम वाले यानी माइनॉरिटी और ज़्यादा वाले यानी मेजॉरिटी, कंपनी के ज़्यादा वाले शेयर होल्डर्स यानी कि मेजॉरिटी वाले शेयर होल्डर्स, उनके पास अधिकार होता है कि वो कंपनी से संबंधित कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो माइनॉरिटी वालों को ऐसा लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो यानी कि जिनके पास कम शेयर्स हैं, जैसे मान लो एक व्यक्ति ने तो 100 शेयर लिए हुए हैं, एक व्यक्ति ने सिर्फ 10 शेयर लिए हुए हैं, शेयर होल्डर तो दोनों हैं, मेंबर भी मान लो दोनों हैं, तो उनके अधिकार सेम होने चाहिए। लेकिन जो 100 वाले हैं वो सोचते हैं कि हम कंपनी की तरफ से डिसीजन ले सकते हैं, 10 वाले कोई वैल्यू नहीं रखते। तो जो ये 10 शेयर्स वाले शेयर होल्डर हैं, इनके पास अधिकार है कि वो एनसीएलटी में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। कई बार पॉसिबिलिटी होती है कि कंपनी के मेजॉरिटी वाले शेयर होल्डर्स अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करते हैं, इनजस्टिस करते हैं, यानी कि अन्याय करते हैं माइनॉरिटी वालों के साथ। इस तरह के अन्याय को या इस तरह के इवेंट्स को रोकने के लिए सेक्शन 244 अप्लाई होता है।
जो कहता है कि कम से कम 100 मेंबर या फिर नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। जैसे किसी कंपनी के टोटल मेंबर्स हैं मान लो 500 का 1/10 50। अभी देखो इसने दो कंडीशंस रखी है, पहला 100 और 50 जो अभी हमने कैलकुलेट किया, दोनों में से कौन सा कम है, 100 या 50? 50। या तो ऐसे 50 मेंबर्स दोनों में से जो कम हो, इस तरह के मेंबर्स एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं जब कम से कम इतने शेयर होल्डर्स हो, तो सेक्शन 44 को वो प्रयोग करके एनसीएलटी में कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके बाद अब बच्चे इसकी बहुत सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं, अगर आप ये सारी कंडीशंस नहीं याद रख सकते तो सिर्फ इतना याद रखना है, या तो 100 मेंबर्स या फिर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। उसके बाद या तो कंपनी में मेंबर्स होंगे, अगर कंपनी में मेंबर्स नहीं है तो वो यानी कि अगर शेयर होल्डर्स नहीं है तो मेंबर्स होंगे वो वाले मेंबर्स जो बिना शेयर कैपिटल वाली कंपनी के हैं, जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं। तो ऐसे मेंबर्स को भी अधिकार है कि वो एनसीएलटी के पास जाके मेजॉरिटी वाले शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्री राइट्स, यानी कि जो कागजी अधिकार होते हैं, जैसे मेमोरेंडम में साइन कर दिए तो आप मेंबर बन गए, आर्टिकल्स में आपका नाम लिखा हुआ है, आप आर्टिकल्स को ऑल्टर कर सकते हो, आप कंपनी के मेंबर हो। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स में लिखा है वो वाले सारे अधिकार, जैसे डिविडेंड लेने का अधिकार, मीटिंग में पार्ट लेने का अधिकार, कंपनी अगर वाइंड अप हो रही है तो कंपनी की उन प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का अधिकार, ये सारे डॉक्यूमेंट्री राइट्स हैं। उसके बाद कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स, ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति को किसी देश के कानून द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सारे अधिकार, यानी किसी कंपनी का सदस्य होते हुए उस देश के कानून किसी व्यक्ति को जो भी अधिकार देते हैं वो सारे अधिकार उसे कंपनी का मेंबर होने पे भी मिलेंगे। जैसे अगर कोई फ्रॉड होता है कंपनी में तो वो किसी भी कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। अगर एनसीएलटी भी एग्री नहीं करती है तो उस मेंबर के पास अधिकार है कि वो हायर कोर्ट में जाके एनसीएलटी के अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। बच्चे यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस। अच्छा, आई थिंक किसी का माइक ऑन है, मेरे साथ साथ किसी और का भी ऑन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएशन ऑफ मेंबर्स राइट्स, यानी कि सदस्यों के अधिकार में हम कोई परिवर्तन कर रहे हैं, कोई चेंज कर रहे हैं, वो अधिकार कम या ज़्यादा हो सकते हैं, वो कैसे हो सकते हैं। यहाँ पे बच्चे आप जो पढ़ेंगे वो सिर्फ क्लास राइट्स होता है। क्लास राइट्स को अब हम ऐसे समझेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था 10 रुपये वाले शेयर, 20 वाले शेयर्स और 50 रुपीज़ वाले शेयर। तो इन सबको हम अलग अलग इशू कर रहे हैं, इकट्ठे भी कर रहे हैं, तो है तो अलग ना, 10, 20, 50। बाद में आप जाके जो बैलेंस शीट लिखते हो उसमें अमाउंट वाले कॉलम में तो इकट्ठा लिख देते हो, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हो वो तो अलग रखते हो। तो 10 वाली अलग क्लास, 20 वाली अलग क्लास और 50 वाली अलग क्लास। क्लियर बच्चे? क्लियर है? यस मैम। 10, 20, 50 तो हम कहेंगे 10 रुपीज़ वाली क्लास, शेयर्स की क्लास। 20 वाली, जैसे आप सब अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको आइडेंटिफाई कैसे किया गया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, बट अब सबको कॉमर्स स्टूडेंट्स में इंक्लूड किया गया, लेकिन क्लासीफाई करने के लिए हमने कह दिया कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर। सेम केस हमने क्लास ऑफ शेयर्स को भी अलग करना है। अब किसी मेंबर के जितने भी अधिकार हैं वो उसको कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। साथ में शेयर्स किन कंडीशंस पे आपने इशू किए हैं वो अधिकार भी मेंबर्स को दिए जाएंगे। अब ये कह रहे हैं अगर किसी कंपनी के हम अधिकारों की बात कर रहे हैं तो वो कौन से शेयर्स आपने इशू किए हैं उससे रिलेटेड होंगे, उस क्लास से, जैसे 10 वाले, 20 वाले या 50 वाले। तो जिस क्लास की आप बात कर रहे हो उन्हीं को हम कहेंगे क्लास राइट्स। उसके बाद आपके पास जो भी राइट्स दिए गए हैं वो आपके वेरी कर सकते हैं, यानी कि कम या ज़्यादा हो सकते हैं। कैसे? जब आपके उन मेंबर्स ने या तो प्रस्ताव पास किया हो या फिर कम से कम 3/4 मेंबर्स, 3/4 यानी कि 75% जिन व्यक्तियों को आपने ऐसे शेयर्स इशू किए हुए हैं वो वाले शेयर होल्डर्स कम से कम 75%, 3/4 यानी 75% शेयर होल्डर्स या तो ऐसा चेंज करने के लिए एग्री करते हो, तब आप अधिकारों का उनका परिवर्तन कर सकते हो, या फिर
कंपनी की अलग से कोई मीटिंग बिठा के सिर्फ उन्हीं शेयर होल्डर्स की वो अगर प्रस्ताव पास करवा लेते हैं तो ही हम ऐसे शेयर होल्डर्स के या मेंबर्स के अधिकारों में चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। बच्चे क्लियर है यहाँ तक? आगे हमारे पास है कि ये चेंजेस कब माने जाएंगे। पहला, अगर इस तरह से कोई चेंजेस करना आपने अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखा है तो ही चेंज कर सकते हो। अगर कंपनी ने ऐसा नहीं लिखा, ना तो मेमोरेंडम में ना आर्टिकल में, तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अपने शेयर्स को इशू करते टाइम कुछ मेंशन किया है, आप तो भी चेंज कर सकते हो उनके अधिकारों में। उसके बाद कंपनी ने अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज में अपने सिक्योरिटीज़ को रजिस्टर करवाया हुआ है, एक स्टॉक एक्सचेंज में या एक से ज़्यादा में, तो उस स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन लेकर ही आप शेयर होल्डर्स के अधिकारों में परिवर्तन कर सकते हो। अगर कंपनी ने कोई भी चेंज किया है, कोई प्रस्ताव पास किया है मेंबर्स के अधिकारों में परिवर्तन से रिलेटेड, तो आपको रजिस्ट्रार को इसकी इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है। ठीक है, वो आपको कब देनी है? वही 30 डेज़ का आपके पास टाइम है। जैसे ही आपने रेजोल्यूशन या प्रस्ताव पास किया तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार को उसकी इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है और उसकी कॉपी वो भी आपको मेंशन करनी ज़रूरी है। बच्चे राइट्स क्लियर हैं सबको? यस मैम। उसके बाद आते हैं सदस्यों की दायित्व, लायबिलिटीज़। पहली लायबिलिटी, जो शेयर्स का प्राइस है वो पे करना। हर मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उसने कंपनी के शेयर्स लिए हैं तो वो उनका पेंडिंग अमाउंट उनको देगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने किसी गलत सूचना के आधार पर कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं और वो कंपनी को वापस बता देता है कि मैंने तो गलत इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे शेयर ले लिए थे, मैं अब आपको पैसे नहीं दूंगा, अगर वो गिवन टाइम में, यानी कि जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी वो कंपनी को रीज़न दे देता है कि मैंने तो गलती से शेयर्स खरीद लिए, तो ऐसा व्यक्ति अपना शेयर्स के ऊपर पेंडिंग अमाउंट को देने के लिए लायबल नहीं है। ठीक है बच्चे यहाँ तक? उसके बाद कंपनी जब भी शेयर्स इशू करेगी तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन मनी डिमांड करती है और बचे हुए पैसे इंस्टॉलमेंट्स में, यानी कि अलॉटमेंट पे और फर्स्ट और सेकंड कॉल पे, फाइनल कॉल पे मंगवा सकती है। उसके बाद कंपनी के आर्टिकल्स में दिया होता है कि कंपनी कॉल्स कैसे मंगवाएगी। अगर आप आर्टिकल्स में दिए गए रूल्स के अकॉर्डिंग कॉल नहीं कर रहे हो, किसी अन्य तरीके से कॉल की जा रही है, तो ऐसी डिमांड की गई कॉल को पे करने के लिए मेंबर्स या शेयर होल्डर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। अगर कोई कॉल आर्टिकल्स में दिए गए रूल्स के अकॉर्डिंग की जा रही है, डायरेक्टर्स के सेक्रेटरी के साइन है कॉल नोटिस पे, तो ही आप ऐसी कॉल का अमाउंट देने के लिए लायबल हो, तभी किसी सदस्य की लायबिलिटी बनती है, नहीं तो नहीं बनेगी। दूसरा, अगर कोई कंपनी अनलिमिटेड है तो उसमें कैसी लायबिलिटी होगी, यानी कि जब भी कंपनी का वाउंड अप होगा तो कंपनी के क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए मेंबर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे। तीसरा, कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो किसी सदस्य की दायित्व तब तक बनेगी जितने अमाउंट तक उसने गारंटी दी है। उसके बाद अगर सदस्यों की संख्या मिनिमम से कम हो जाती है, बच्चे पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं? प्राइवेट में मिनिमम 2 और पब्लिक में मिनिमम 7। अगर किसी कंपनी में सदस्यों की संख्या मिनिमम से कम हो जाती है तो ऐसी कंपनी के सदस्यों की लायबिलिटी अनलिमिटेड बन जाती है। उसके बाद भी अगर वो ऐसी कंपनी अपने बिजनेस को 6 महीने या उससे ज़्यादा कंटिन्यू रखती है, यानी कम से कम 6 महीने तक, सदस्य अगर 7 से भी कम हो जाते हैं, तो क्या वो कंपनी अब पब्लिक कंपनी नॉर्मल रहेगी? नहीं, उन्होंने गलत किया है। फिर भी वो 6 महीने तक या उससे ज़्यादा ऐसे ही अपने बिजनेस को चलाते हैं तो भी क्या होगा, उनकी लायबिलिटी फिर अनलिमिटेड हो जाएगी। उसके बाद लायबिलिटी ऑन ट्रांसफ़र, अगर किसी मेंबर ने अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर दिया, जब तक शेयर्स ट्रांसफरी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं हो जाते तब तक वो ओरिजिनल शेयर होल्डर या ट्रांसफर ही कंपनी का सदस्य बनेगा और उसकी लायबिलिटी तब तक बनी रहेगी। उसके बाद अगर कंपनी बंद हो रही है तो, यानी कि अगर आप शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहे हो और उसके 1 साल के अंदर अंदर आपकी कंपनी बंद हो रही है, तो कंपनीज एक्ट में रूल दिया गया है कि ट्रांसफर ही कंपनी के लिए लायबल रहेगा, ट्रांसफरी कंपनी के लिए लायबल नहीं बनेगा, क्योंकि शेयर्स ट्रांसफ़र करने के 1 साल के अंदर अंदर कंपनी बंद हो रही है। उसके बाद हमारे पास है राइट्स, लायबिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं। वो लायबिलिटीज़ अगर किसी मेंबर को मेंबर बनने पे उसको देने ज़रूरी हैं, जैसे अगर
कोई पर्सन कंपनी का मेंबर बनना नहीं चाहता था, फिर भी अगर उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख दिए लेकिन उसने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, तो इसका मतलब वो भी सदस्य है और उसकी भी लायबिलिटी वैसे ही बनेगी जैसे बाकी मेंबर्स की है। उसके बाद इंक्रीजिंग द लायबिलिटी विद कंसेंट ऑफ मेंबर्स, यानी कि अगर किसी मेंबर की आप दायित्व बढ़ा रहे हो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऐसा मेंबर उस बढ़ी हुई लायबिलिटी के लिए जब लिख के अपनी सहमति दे देगा तो हम उसकी लायबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज नहीं बढ़ा सकते। उसके बाद फिक्टिशियस नेम, मैंने आपसे पहले डिस्कस में कर चुकी हूँ। अगर कोई व्यक्ति गलत नाम से शेयर्स ले लेता है या किसी गलत नाम से कंपनी का मेंबर बन जाता है तो भी उसकी लायबिलिटी ख़त्म नहीं होती, वो तब भी कंपनी का मेंबर रहेगा और बाकी मेंबर्स की तरह उसके भी वैसे ही दायित्व होंगे जैसे बाकी के हैं। बच्चे, लायबिलिटीज क्लियर? यस मैम। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एनुअल रिटर्न। कोई भी कंपनी हो, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उसे वार्षिक रूप से अपना विवरण देना ज़रूरी है। ऐसा विवरण रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दिया जाएगा। इस विवरण को या एनुअल रिटर्न को देने का मतलब है कि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि इस साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में कितने चेंजेस किए हैं, कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस में यानी कि आर्टिकल्स या मेमोरेंडम में आपने कोई चेंज किया है, तो ये सब रजिस्ट्रार अपने पास नोट कर ले, इसलिए हम एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं। एनुअल रिटर्न दो टाइप की होगी, पहला शेयर कैपिटल वाली कंपनी की, दूसरा बिना शेयर कैपिटल वाली कंपनी की। इसमें लिखेंगे हम क्या क्या, कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है वो एड्रेस, उसके बाद कंपनी का रजिस्ट्रेशन कब हुआ, किस डेट को हुआ, किस स्टेट में हुआ, कितने टोटल मेंबर्स हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर आपने कहाँ रखा है, कैसे बनाया है, उसका इंडेक्स, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर। बच्चे, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? नहीं, उस कंपनी की कितनी कैपिटल है वो कैपिटल। हाँ, कैपिटल अलग अलग टाइप की, यानी कि डेब्ट कितना है और इक्विटी कितना है। उसके बाद कंपनी के डायरेक्टर्स कौन कौन हैं, कंपनी ने जो शेयर्स और डिबेंचर्स इशू किए हैं उनकी मीटिंग आपने कब बुलाई है, आपने पहली एनुअल जनरल मीटिंग कब बुलाई थी, जो वार्षिक मीटिंग हम बुलाते हैं वो कब बुलाई थी, इस साल वाली कब बुलाई है। दोनों मीटिंग्स के बीच में अगर आपने कोई चेंजेस किए हैं, कोई ऑल्ट्रेशंस किए हैं, तो वो भी आपको मेंशन करने ज़रूरी हैं। उसके बाद आपकी कंपनी के टोटल क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स कितने हैं, उनको कितना अमाउंट आपने अभी देना है, और आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, ये सब आपको अपने रिटर्न में मेंशन करना है। सेम वही सारी चीज़ें आपको विदाउट शेयर कैपिटल वाली कंपनी में भी मेंशन करना है। बस यहाँ पे आप शेयर्स डिबेंचर्स का मेंशन नहीं करोगे, बाकी सब कुछ मेंशन करना है। ठीक है बच्चे, क्लियर? और जो भी आप रिटर्न फाइल करोगे उस पर आपके डायरेक्टर के और आपकी कंपनी के मैनेजर या सेक्रेटरी के साइन होने ज़रूरी हैं। और जो व्यक्ति उस पर साइन करेगा, यानी कि जो व्यक्ति रिटर्न पे साइन करेगा, उन सब व्यक्तियों के नाम भी आपको अपनी एनुअल रिटर्न में विद डिटेल्स मेंशन करने ज़रूरी हैं। बच्चे, समझ में आ गया यहाँ तक आपको? यस मैम। उसके बाद आई Yes, थिंक ma'am. 2-3 पॉइंट्स शायद और होंगे कहीं, हाँ लास्ट में है कि आपकी जो रिटर्न है वो ये आपको ये बताएगी कि आपकी एनुअल जनरल मीटिंग किस दिन आपने रखी थी, दूसरा आपके पिछले साल की एनुअल मीटिंग कब रखी थी, कितने शेयर्स या डिबेंचर्स आपने ट्रांसफ़र किए हैं, जब आप ट्रांसफ़र करते हो तो नया शेयर सर्टिफिकेट भी बनाते हो, आपने उसकी एंट्री अपने रजिस्टर में की है या नहीं की है। फिर उसके बाद अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो अपने साथ ये भी अटैच करेगी सर्टिफिकेट कि उसने कभी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं किया शेयर्स इशू करने के लिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक को इनवाइट कर ही नहीं सकती। और अगर कंपनी ऐसा करने में या रिटर्न फाइल करने में कोई भी डिफ़ॉल्ट करती है तो कंपनी को इसके लिए फ़ीस देनी पड़ेगी, वो कंपनी के लिए पनिशेबल होगा, और जो जो ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे, क्लियर? यस मैम। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, शेयर होल्डर्स एंड मेंबर्स ऑफ कंपनी। इसमें हमने अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस किए। आज हमने राइट्स, लायबिलिटीज़ और एनुअल रिटर्न की। बच्चे, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको प्लीज़ अच्छे से कर लेना। ठीक है गर्ल्स? ओके मैम।